नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल। मैं न्यूरोलॉजिस्ट इनक्रेडिबल इंडियन मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस क्लिनिक दिलशाद कॉलोनी में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे स्क्रीन टाइम के बारे में। पहले हम ये जानेंगे कि स्क्रीन टाइम क्या होता है, स्क्रीन टाइम के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है और उनसे संबंधित बीमारियों का क्या इलाज है। तो स्क्रीन टाइम को इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है या बताया जाता है कि हम 24 घंटे में कितनी देर अपना स्क्रीन पे समय बिता रहे हैं। वो स्क्रीन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका टेलीविज़न, ये किसी भी तरह की स्क्रीन हो सकती है। 24 घंटे में जो टाइम स्क्रीन पे बिताया जाता है उसको हम स्क्रीन टाइम कहते हैं। आज के समय में खास करके इस कोविड के दौर के बाद से हम ये देख रहे हैं कि लोगों का स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है। यह स्क्रीन टाइम चाहे वो क्लासेस अटेंड करने के लिए हो, कॉलेज की क्लासेस अटेंड करने के लिए हो, स्कूल की क्लासेस अटेंड करने के लिए हो, सेमिनार अटेंड करने के लिए हो, वेबिनार अटेंड करने के लिए हो, वर्क फ्रॉम होम हो, इन सभी कारणों से स्क्रीन टाइम लोगों का काफ़ी बढ़ गया है और इसका प्रचलन कोविड के बाद ज़्यादा देखा गया है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने के शरीर पे कई तरह के दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि वो फिज़िकल हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्क्रीन टाइम जो लोगों का बढ़ा हुआ है वो सारे बेकार के कामों में ही व्यस्त होता है। डिजिटल मीडिया है उसका लोग उपयोग काफ़ी तरह के चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे हम भी करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, और जैसे कि टीचिंग है, यूट्यूब में वीडियोस होती हैं, बच्चे, स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे उसमें वीडियोस से अपना अध्ययन करते हैं, सीखते हैं। इसके अलावा लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं इन सोशल मीडिया के चैनलों के थ्रू। पर हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का अत्यधिक या कम शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसी बारे में आज हम स्क्रीन टाइम में वार्तालाप करेंगे। स्क्रीन टाइम 24 घंटे में देखा गया, स्क्रीन पे बिताया गया समय को हम स्क्रीन टाइम कहते हैं। जैसे कि हमने बताया कि स्क्रीन टाइम के शरीर पे कई तरह के दुष्प्रभाव होते हैं जो कि फिज़िकल, मेंटल या सोशल हो सकते हैं। आज की वीडियो में खास करके बच्चों पे होने वाले दुष्प्रभाव का अध्ययन करेंगे और बड़ों पे होने वाले दुष्प्रभाव का अध्ययन एक दूसरी वीडियो में करेंगे। तो जैसे कि हम देखा कि बच्चों में क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है सोशल। हम बच्चों में अक्सर देखते हैं कि जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं, अगर उनमें शुरू से स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो ऐसे बच्चों में कुछ तरह की बीमारियां या कुछ तरह की बीमारियों के लक्षण मिलते हैं। जैसे कि इन बच्चों में चंचलता बहुत होती है, एक जगह टिक के नहीं बैठते, भागते दौड़ते रहते हैं, किसी बात को मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। इन बच्चों में कभी कभार स्पीच डिले हो जाता है कि जिस उम्र में इन्होंने मम्मा, पापा, दादा बोलना शुरू करते हैं वो काफ़ी लेट हो जाता है। ये स्पीच डिले कई और डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसको हम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म बोलते हैं या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं। अब ये ऑटिज्म के बच्चे, क्योंकि इनमें स्पीच डिले होता है और हाइपर एक्टिविटी होती है, इम्पल्सिविटी होती है, ये नॉर्मल स्कूल में नहीं जा पाते, इनकी पढ़ाई के लिए दिक्कत होती है, माँ बाप के लिए बड़ी दिक्कत होती है कि उसको संभालें, अपने काम पे जाएं। इसलिए ये स्क्रीन टाइम से इन सब का एसोसिएशन देखा गया। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ा है तो उनमें ऑटिज्म या एडीएचडी होगा, पर शोध में ऐसा पाया गया है, ऐसे कई सारे शोध हुए जिसमें पाया गया है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों में एएसडी या एडीएचडी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों का स्क्रीन टाइम नियमित रखना बहुत ज़रूरी है। अब ऑटिज्म जैसे बच्चों में स्पीच डिले हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, जैसे वो एक जगह टिक के ना बैठें, बेचैन रहें। इसके अलावा बच्चों में सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशंस बहुत पुअर होती है, वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुलते मिलते नहीं है, खेलते नहीं हैं, उनके साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसके साथ एक ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी बच्चों में मिलता है। अब कोई भी बच्चा जो चंचल होता है उसको हम ADHD लेबल नहीं कर सकते। कई मैंने डॉक्टर्स को देखा है, वो हर बच्चे को इसमें चंचलता होती है उसको ADHD लेबल कर दी। ADHD लेबल करने के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जिसे हम DSM-5 क्राइटेरिया कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल 5 क्राइटेरिया। उसके हिसाब से ही ADHD या ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डायग्नोज किया जाता है। पर अगर किसी बच्चे में चंचलता है या बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता है, स्पीच डिले हो रहा है, तो ऐसे बच्चे को तुरंत अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना अत्यंत आवश्यक है।
अभी तो हमने ये जाना है कि सोशल क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे को मेंटल इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे बच्चों में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, रेस्टलेसनेस होती है, एक जगह टिक के नहीं बैठते, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चों में ये सारे तरह के लक्षण भी पाए जाते हैं। कई बच्चों में डिप्रेशन भी मिल सकता है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के कारण। इसके अलावा बच्चों में फिजिकल इश्यूज़ भी बहुत सारे होते हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से हमने ये पाया है कि बच्चों को एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ आइज़ होती है, जिसके कारण वो रैपिड इरिटेशन होती रहती है, वो अपनी आंखें मलते रहते हैं। उसके कारण उनको स्टाई हो सकता है, जिसको हम एक्सटर्नल होडियोलम भी बोलते हैं, जो कि आँख की पलक के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है ग्लैंड्स का। तो इस तरह की दिक्कतें भी बच्चों को फिजिकली मिलती। इसके अलावा बच्चे जब एक्सेसिव बहुत ज़्यादा समय स्क्रीन पे लगाते हैं तो अपनी गर्दन झुका के वो काम करते हैं। गर्दन झुका के काम करते हैं तो हमारी गर्दन का प्रेशर बहुत ज़्यादा, सर का प्रेशर गर्दन पे पड़ता है। उसके कारण हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत हो जाती है, जिसे हम टेक नेक भी बोलते हैं आज के समय। इसके अलावा उन्हें चक्कर की दिक्कत आती है, जिसको हम सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो भी बोलते हैं। इसके अलावा फिजिकल दिक्कत में बच्चे ऐसा पाया गया जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो काफ़ी समय तक कुर्सी पे बैठे रहते हैं या उनकी मोबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। मोबिलिटी डिक्रीज़ होने के कारण ऐसे बच्चों में मोटापा बढ़ने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब स्क्रीन टाइम उनका अगर ज़्यादा रहेगा तो वो खेलेंगे कूदे कम, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होगी। फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने के कारण उनमें मोटापा बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में ये फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल इश्यूज़ के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आँखों पे भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हमारी निरंतर आँखें ड्राई रहती हैं तो हम एक्सेसिव इरिटेशन रहती है, हम आँखें पलक झपका नहीं पाते हैं। बच्चों में नींद आना कम हो जाता है, बच्चे सोने कम लग जाते हैं या अब नॉर्मल टाइम पे सोने लग जाते हैं, रात में बिल्कुल नहीं सोते, दिन में थोड़ा बहुत सोते हैं। तो ये स्क्रीन का दुष्प्रभाव होता है बच्चों में, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के कारण कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं। अब हर चीज़ के लिए गाइडलाइंस हैं कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए बच्चों में, किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप में स्क्रीन टाइम अब कितना रह सकता है। तो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, सब ने अपनी अपनी गाइडलाइंस निकाली हैं स्क्रीन टाइम के नियंत्रण में। इसमें स्क्रीन टाइम में ये बताया जाता है कि 0 मतलब पैदा हुए से 2 साल तक के बच्चे में स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। 0 मतलब 0, उसे 1 मिनट 2 मिनट कोई भी स्क्रीन टाइम उसका नहीं होना चाहिए। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों में सिर्फ 1 घंटे का स्क्रीन टाइम होना चाहिए। और ये स्क्रीन टाइम मैं 24 घंटे में कह रहा हूँ कि 24 घंटे में बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 से 5 साल के। और 5 से 12 साल या 10 साल तक के बच्चों में 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। अब खाली यही निर्भर नहीं करता है कि बच्चा स्क्रीन कितने घंटे देख रहा है, ये भी निर्भर करता है कि वो स्क्रीन पे क्या देख रहा है। और ये है माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को मॉनिटर करें बच्चा स्क्रीन पे क्या देख रहा है, क्योंकि खाली फिजिकल, मेंटल इश्यूज़ के अलावा सोशल इश्यूज़ भी होते हैं। बच्चा यूट्यूब पे कहीं पोर्नोग्राफी की वेबसाइट तो नहीं गलती से खोल लिया है, या वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वायलेंट वीडियोज़ तो नहीं देख रहा है, क्योंकि जिससे बच्चे के मानसिक विकास पे फ़र्क पड़ता है। तो यह भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। खाली ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने समय देख रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, ये भी, इस चीज़ को भी माँ बाप मॉनिटर करें। इसी बारे में कुछ गाइडलाइंस आई हैं जिसको हम डिजिटल हाइजीन बोलते हैं। डिजिटल हाइजीन में ये कहा जाता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम रखने के लिए माँ बाप एक तो उनको मॉनिटर करें कि वो क्या देख रहे हैं और उसको एक लिमिट रखें। दूसरी बात, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे स्क्रीन बिल्कुल व्यू नहीं करनी चाहिए, जो आजकल के लोगों में बहुत हैबिट बन गई है, जैसे कि वॉशरूम में, बेडरूम में, डाइनिंग टेबल पे। लोग खाना खाते वक्त भी टीवी देखते हैं, लोग खाना खाते वॉशरूम में भी मोबाइल पे रहते हैं, लोग बेडरूम में मोबाइल पे रहते हैं। इससे क्या होता है, लोगों की फिजिकल इंटरेक्शन आपस में फैमिली मेम्बर्स में कम होती है। इंटरेक्शन कम होने से हमारा इमोशनल बॉन्ड भी बच्चों से कम होता है। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आप अगर लाइव इंटरेक्शन करेंगे डिजिटल इंटरेक्शन की जगह, तो आपके बच्चों के साथ बॉन्ड बढ़ेगा, आप उनकी समस्याओं को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, एक साथ समय बिताएंगे, इससे उनका स्क्रीन टाइम भी कम होगा। तो इस डिजिटल हाइजीन को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। आज काफ़ी सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि कई तरह की जो डिजिटल सोशल मीडिया है, जैसे कि फेसबुक है, स्काइप है, ट्विटर है, स्नैपशॉट है, आपके जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम फेमस है बच्चों में, इन सब की भी एक पर्टिकुलर उम्र तक ही के बाद ही दिखाना
हम एडवाइस करते हैं। जैसे कि इन गाइडलाइंस में लिखा है कि 12 साल से कम के बच्चों को इन सब चीज़ों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, पर जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं 2 साल 4 साल के 5 साल के बच्चे का फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना हुआ है, जो कि गलत है। एक पर्टिकुलर डेवलपमेंटल फेज़ में खासकर कि पहले 2 साल तो बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस डिजिटल हाइजीन को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और क्या बच्चे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। समय के साथ साथ माँ बाप को ये सब मॉनिटर करना है। अब हमने जैसे कि बच्चों में खास करके जाना कि यह स्क्रीन टाइम का बच्चों पे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, तो इसको कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अगर इसको कम करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि टीच वाट यू योरसेल्फ फॉलो। अगर पेरेंट्स ही स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है तो बच्चों को स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते। सो यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। अगर आपका पेरेंट्स का खुद का स्क्रीन टाइम कम रहेगा तो बच्चों को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि बच्चा स्क्रीन के दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं एक्सेसिव स्क्रीन के। पर आजकल ये देखा जाता है कि एक घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों को आप जाएंगे, पाँचों लोग अलग अलग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप पाँचों एक साथ घर में हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं या अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो आपस में बात करें, मोबाइल पर ज़्यादा ना लगे रहें। तो टीच यू वाट यू योरसेल्फ फॉलो। अगर आप खुद ही एक एग्जांपल सेट नहीं करेंगे तो बच्चे आपकी कभी बात नहीं मानेंगे। तो ये भी एक डिजिटल हाइजीन का पार्ट है। प्लस वॉशरूम में मोबाइल ना ले जाएं, अपने बेडरूम में मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम रखें, डाइनिंग टेबल पे कोशिश करें मोबाइल का इस्तेमाल न करें, और अपना खाना खाएं अपने सारे सगे संबंधियों के साथ। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा भी अगर कई लोग होते हैं जैसे जिनका स्क्रीन टाइम कम नहीं हो सकता, जैसे कि कुछ जॉब रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कुछ लोगों का अकाउंट्स का काम है, काफ़ी टाइम कंप्यूटर पे स्क्रीन पे बीतता है, या कुछ लोगों का काम और ऐसा होता है कि उनका स्क्रीन पे ही क्लर्क टाइप की जॉब है, स्क्रीन पे ही काफ़ी। ऐसे लोगों के लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप 20-20-20 रूल फॉलो करें। 20-20-20 रूल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप 20 मिनट्स स्क्रीन पे काम करने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें, और 20 फीट अवे मतलब 20 फुट की दूरी पे किसी ऑब्जेक्ट को 20 सेकंड तक देखें और फिर अपनी स्क्रीन पे काम करें। इससे ये पाया गया है कि कई लोगों में स्क्रीन टाइम के बढ़ने होने का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। प्लस इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन को अपने आँख के लेवल पे रखें, ताकि एक्सेसिव स्क्रीन को देखते हुए जो आपका नेक फ्लेक्चर होता है, पोस्चर होता है, जिसके कारण आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल जेनिक वर्टिगो मतलब गर्दन की दिक्कत के कारण चक्कर आना या गर्दन में दर्द रहना, हाथ में झंझनाहट सुनपना होना, उसके लक्षण कम हो जाते हैं। तो ये इन तरीक़ों से हम कुछ चीज़ों का घर बैठे भी इलाज कर सकते हैं। पर अगर बच्चों में स्पीच डिले हो रहा है, बच्चे ज़्यादा चंचल हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते, बात नहीं सुनते, अपनी उम्र के बच्चों के साथ झगड़ते हैं, उनकी सोशल इंटरेक्शन बच्चों के साथ पुअर है, तो अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर दिखाएं। तो इन सब गाइडलाइन के साथ आज हम बच्चों में स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभाव के बारे में जो जानकारी देने थे, उसके बाद जितनी जानकारी देनी थी वो आपको बताई। अगली बार हम स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभाव जो खासकर कि बड़ों लोगों में ज़्यादा होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।